अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको करवा रही हूँ PCHS गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन का जो प्रीलियम का पेपर था 2021 का, उसमें फर्स्ट ईयर बॉटनी के जो MCQs थे आज हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहला सवाल गिवन था कि प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास अलगी। ठीक है, स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड फंजाई लाइक थे या प्रिमिटिव फंजाई थे। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट थे और प्लांट लाइक जो होते हैं वो अलगाए होते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल था ग्रुप ऑफ ट्रैकियोफाइट्स हैविंग नाइदर लीव्स नॉर रूट्स, तो वो कौन से होते थे। तो ट्रैकियोफाइटा के अंदर जो उसकी पहली क्लास थी सिलोप्सिडा, उसके अंदर लिखा हुआ है कि उनके पास लीव्स नहीं होते और ट्रू रूट्स नहीं होते, राइजोइड्स वगैरह होते थे। तो इस हिसाब से यहाँ पे आंसर हो जाता है सिलोप्सिडा। ठीक है, आसान था। उसके बाद अगला था कि बॉर्डर्ड पिट्स आर फाउंड इन, तो पहले आप इस टर्म को थोड़ा सा समझ लें। जो पिट्स होती थी वो बेसिकली परफोरेशंस होती थी वेस्कुलर टिश्यू के अंदर। तो वेस्कुलर टिश्यू किसके अंदर होते थे, जो ट्रैकियोफाइटा थी प्लांट डिवीजन जो थी जिसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते थे, उसके अंदर जाइलम और फ्लेम जो होते थे उसके अंदर जो जाइलम होती है, जो उसकी वेस्कुलर टिश्यू जाइलम होती है, उसके अंदर दो तरह के सेल थे, एक वेसल्स थे और दूसरा ट्रैकियाइड्स थे। ठीक है, जो ट्रैकियाइड्स और वेसल दोनों के अंदर जो परफोरेशन थी उसको पिट्स कहते थे। तो उसमें जो उसके दूसरे टाइप के सेल थे जो कि इलोंगेटेड और थिन से सेल्स थे जो कि ट्रैकियाइड्स कहलाते थे, उसके अंदर जो पिट्स होती थी वो बेसिकली दो तरह की होती थी, या तो वो बॉर्डर्ड पिट्स होती थी या वो सिंपल पिट्स होते थे। तो यहाँ पे यही चीज़ पूछे कि जो बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं जाइलम के सेल ट्रैकियाइड्स के अंदर वो किसके अंदर होते हैं। तो ट्रैकियाइड्स जो है वो ट्रैकियोफाइटा के अंदर होते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़ उसकी, तो यानी उसकी जो क्लास होती है स्पर्मोप्सिडा, उसके अंदर एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ दीज। ठीक है, दोनों के अंदर होते हैं ये बॉर्डर्ड पिट्स वाले। उसके बाद अगला सवाल था कि एन ऑक्सीजनेटेड फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, यानी ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसके अंदर ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही थी या ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट नहीं बन रहा था। तो प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके अंदर ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट बनता है, लेकिन जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होती है उसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट बनता था वो सल्फर था, क्योंकि ये रिएक्टेंट के तौर पर वाटर को यूज़ नहीं करते, रिएक्टेंट के तौर पर यूज़ करते हैं हाइड्रोजन सल्फेट को, यानी जो सॉइल के अंदर जो चीज़ होती थी हाइड्रोजन सल्फेट उसी को यूज़ करते थे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और फोटोसिंथेसिस करते थे, जिसके बाय प्रोडक्ट के तौर पर इनको ऑक्सीजन के बजाय सल्फर मिलता था। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का ऐसा कोई सीन नहीं था, तो जाहिर सी बात है हम उसको चूज़ नहीं करेंगे। बाकी यही है कि फोटोसिंथेसिस का पूछे तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ही आंसर होगा। कीमोसिंथेसिस के अंदर जो है वो जो केमिकल रिएक्शन होता था उसमें लाइट नहीं यूज़ होती थी। फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि लाइट की प्रेजेंस में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और ये कह लें कि लाइट की प्रेजेंस में जो भी सिंथेसाइज हो रहा होता है, जो भी फूड प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो रहा है, ये ज़्यादा करेक्ट एक स्टेटमेंट होगी बजाय ये कहने कि लाइट की सिंथेसिस में केमिकल रिएक्शन होना। बाकी कीमोसिंथेसिस का मतलब केमिकल की प्रेजेंस में किसी चीज़ को सिंथेसाइज कराना। तो फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया वाला ही खैर आंसर होगा। उसके बाद था दिस सेल वॉल कंटेन्स मोर सेलुलस एंड लेस हेमीसेल्यूलोज। तो आपकी बुक में प्राइमरी सेल वॉल की इन्फॉर्मेशन में बताया हुआ है कि इसके अंदर जो होते हैं वो 50% जो होते हैं वो हेमीसेल्यूलोज होते हैं और 25% जो होता है इसके अंदर सेल्यूलोज होता है। ठीक है, ये तो उन्होंने प्राइमरी सेल वॉल का बता दिया कि हेमीसेल्यूलोज ज़्यादा होता है और सेल्यूलोज कम होता है, लेकिन उन्होंने सेकेंडरी सेल वॉल में उन्होंने बस ये बताया कि जो प्राइमरी से सेकेंडरी सेल वॉल बनती है तो उसके अंदर क्या होता है कि मोर एंड मोर सेल्यूलोज डिपॉजिट होता है। तो एक तो इससे भी पता चल रहा है कि सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर जो होता है सेल्यूलोज कॉन्टेंट ज़्यादा होता है। बाकी उन्होंने हेमीसेल्यूलोज का शायद उसमें जिक्र नहीं किया था और आगे ही बताया था कि लिग्निन वगैरह डिपॉजिट हो रहे होते हैं सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर। तो इससे भी पता चल रहा है कि सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर ज़्यादा सेल्यूलोज होते हैं, हेमीसेल्यूलोज कम होता है। दूसरा, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर मेरे ख्याल से लिखा हुआ है कि 35 to 50% जो होता है वो इसके अंदर सेल्यूलोज होता है और हेमीसेल्यूलोज जो होता है इससे थोड़ा सा कम ही होता है। वो भी शायद इतने ही होता है, 35 to 20 था, लेकिन वो कम था। ठीक है, और लिग्निन वगैरह होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं। और प्लांट के अंदर टर्शरी सेल वॉल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया राइट आंसर, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर ज़्यादा सेल्यूलोज होता है। उसके बाद अगला था कि एस्पीडियम बिलोंग्स टू विच क्लास। तो ये जो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है ना स्पेसिमेन, ये आपकी बुक में कहीं भी गिवन नहीं है। ये क्या है, ये एक फर्न है, मेल फर्न है। ठीक है, PSHS साल ने ये सवाल इसलिए दिया था क्योंकि वो अपने प्रैक्टिकल में जो करवाते हैं ना स्पेसिमेन, वो एडेंटियम की बजाय एस्पीडियम करवाते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल जर्नल से जो है उसका प्रूफ दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि इस तरह से इन्होंने प्रैक्टिकल में एस्पीडियम जो है वो फर्न करवाया था इन प्लेस ऑफ दिस। एडेंटियम नहीं करवाते इनके पास, मेरे ख्याल से लैब के अंदर स्पेसिमेन ही ये वाला प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये एस्पीडियम करवाते हैं, जो कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, टेरिडोफाइट्स। ये इनका प्रैक्टिकल जर्नल है। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हमें डायग्राम भी हमसे लगवाई थी और हमें यही वाला फर्न में यही वाली इन्होंने स्पेसिमेन दिखाया था, कराया था, पढ़ाया था। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाता है, टेरोप्सिडा। बाकी आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, आपको नेट पर भी आंसर मिल जाएगा। और इसकी बुक रेफरेंस नहीं है क्योंकि जिस कॉलेज का ये पेपर है उस कॉलेज के मैंने आपको प्रैक्टिकल जर्नल से इसका रेफरेंस दे दिया, तो ये वहाँ पे इसका आंसर आपको मतलब वहाँ से इसका आंसर आप कंफर्म कर सकते थे।
ये मैंने आपको दिखा दिया कि आंसर क्या था। उसके बाद है इन बैक्टीरियल सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ। अब इन बैक्टीरियल सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ ऑप्शन में कह रहे हैं सेलुलस, काइटिन, पेप्टाइडोग्लाइकिन और हेमीसेलुलस। ठीक है, तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ शुगर, अमाइनो एसिड एंड काइटिन। ठीक है, तो उस हिसाब से आंसर बी बन रहा है। बट आगे उन्होंने एक और चीज़ बताई हुई है कि उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होती है बैक्टीरियल सेल वॉल की, उसके अंदर जो चीज़ कैरेक्टरिस्टिकली प्रेजेंट होती है जो किसी और चीज़ की सेल वॉल में प्रेजेंट नहीं होती, किसी और ऑर्गेनिज्म की, वो होता है पेप्टाइडोग्लाइकिन। पेप्टाइडोग्लाइकिन जो होता है बैक्टीरियल सेल वॉल की कैरेक्टरिस्टिक एक कंपोनेंट है। तो हम यहाँ पे काइटिन आंसर चूज़ नहीं करेंगे। मतलब ये एक तरह का एक जनरल एक कंपोनेंट हो गया सेल वॉल का, जो कि मेरे ख्याल से फंगस वगैरह की सेल वॉल के अंदर भी होता है, उनकी वॉल के अंदर भी होता है। तो वैसे मैं ये नहीं कह रही कि काइटिन गलत आंसर है, बुक के हिसाब से तो ये भी सही आंसर है, लेकिन ये इस तरह का बीसी को जिसमें आपने थोड़ा बेस्ट आंसर चूज़ करना होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट आप चूज़ करेंगे। अगर पेप्टाइडोग्लाइकिन ऑप्शन में है तो आप काइटिन चूज़ नहीं करेंगे, आप पेप्टाइडोग्लाइकिन चूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद था प्रोटोनेमा इज अ गेमेटोफाइट। प्रोटोनेमा इज गेमेटोफाइट ऑफ होगा, तो ये होता है गेमेटोफाइट ऑफ मॉस। ठीक है, याद करने वाली चीज़ थी। उसके बाद अगला सवाल था द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज़। तो जहाँ पे उन्होंने क्लासिफिकेशन वगैरह बताई है सारे ऑर्गेनिजम्स की, उसमें बताया है कि सारे ऑर्गेनिज्म यूग्लिना, यीस्ट, उल्वा और बाकी सारे जो होते हैं यूकैरियोट होते हैं, सिवाय 2 के, यानी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरियाज जो थे वो प्रोकैरियोट्स थे। बाकी जो पूरा आपका चैप्टर है किंगडम मोनेरा, उसमें बताया हुआ है कि बैक्टीरियाज, यूनिसेलुलर जो होते हैं, साइनोबैक्टीरिया वगैरह, ये ही प्रोकैरियोट्स होते हैं। उसके बाद था प्लाज्मोडियम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, इन्होंने ऑप्शन में लिखा है वाटर मोल्ड, स्लाइम मोल्ड, ब्रेड मोल्ड और टोडस्टूल। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। मैंने 2-3 दफ़ा सवाल पढ़ा था, यही ऑप्शंस थे, मुझसे लिखने में गलती नहीं हुई, शायद उनसे पेपर में हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो। बाकी हमें पता है कि प्लाज्मोडियम जो होता है वो एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट की जो क्लास होती थी, प्रोटोजोआ की जो क्लास होती थी, स्पोरोजोआ, उसकी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सारे के सारे फंजा हैं। ठीक है, ये प्रिमिटिव फंजा हो जाते हैं ये 2। ब्रेड मोल्ड जो होता है वो एस्कोमाइसीड्स की शायद एग्जाम्पल थी, और टोडस्टूल जो था वो पॉइजनस मशरूम था। तो इसमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर आपको मैंने बता दिया, स्पोरोजोआ। उसके बाद था द सेंटर ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन इज़। तो ये बहुत आसान है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही थी एरोबिक रिस्पायरेशन। राइबोसोम जो थे वो प्रोटीन फैक्ट्रीज थे। गोल्गी एपेटल्स जो होते हैं पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन वगैरह कराए थे प्रोटीन्स की, जो यहाँ से बन के आ रहे थे। और वैक्यूल्स जो होते हैं प्लांट सेल वगैरह के अंदर होते हैं, फूड और वाटर वगैरह स्टोर कर रहे होते हैं। तो एरोबिक रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे मेन फंक्शन था, तो ये कोई मुश्किल सवाल नहीं था। उसके बाद था द एक्सेस ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज फोर्स्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स थ्रू। बहुत आसान है, गटेशन का प्रोसेस होता है थ्रू हाइड्रोथॉर्स। जो वेपर की फॉर्म में वाटर एवापोरेट होता है या वाटर जो रिलीज़ होता है प्लांट से, वो स्टोमेटल पोर से होता है, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स की शक्ल में निकलता है वो हाइड्रोथॉर्ट से निकलता था। उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वॉज प्रपोज बाय, बहुत आसान था, सिंगर एंड निकोलसन। जब मैं इसका नोट लिखवा रही थी, मेरे ख्याल से शॉर्ट सवाल कराई थी मॉडल पेपर का, तब भी मैंने आपको बताया था कि ये नाम इसलिए मैंने वहाँ पे नोट्स में भी लिखवाए थे क्योंकि ये अक्सर MCQs में पूछ लेते हैं। उसके बाद था वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज़। तो ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए कि वो 0 होता है। वाटर पोटेंशियल मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स की वर्क करने की कैपेबिलिटी। जब प्योर वाटर होगा उसके अगेंस्ट, मतलब प्योर वाटर के अंदर कोई एज सच कोई सॉल्यूट नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, तो वाटर का जो वर्क हो रहा होगा वो हर डायरेक्शन में इक्वल हो रहा होगा। यानी वाटर मॉलिक्यूल्स जो काम कर रहे होंगे, जो फ्री एनर्जी होगी उस हिसाब से जो मूव कर रहे होंगे हर डायरेक्शन में, वो इक्वली होंगे। तो वो सारी फोर्सेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगी और इवेंचुअली जो वाटर का पोटेंशियल आएगा प्योर वाटर के अंदर वो 0 आ रहा होगा। सही है, इस हिसाब से आपने याद करना कि 0 होते हैं, और अगर इसके अंदर जब सॉल्यूट्स ऐड करते हैं तो वैल्यू जो होती है वो हमेशा बिलो 0 जाती है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद था प्राइमरी माइसीलियम एंड सेकेंडरी माइसीलियम इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अब मुझे नहीं पता कि शायद हो सकता है कि जो टीचर्स हैं PCHS की, उन्होंने अपनी क्लास में ये टर्म्स पढ़ाई हो, बाकी आपकी बुक में तो एज सच मेंशन नहीं है कि प्राइमरी माइसीलियम या सेकेंडरी माइसीलियम की टर्म कहाँ लिखी हुई है। बाकी ये है कि इसका आंसर होता है बेसिडियोमाइकोटा। आप सिर्फ इसको सर्च करेंगे आपको पता चलेगा कि जो प्राइमरी माइसीलियम थी वो बेसिकली कौन सी माइसीलियम थी, जो स्पोर्स से बन रहे थे। वो स्पोर्स जो कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से स्पोर्स बन रहे होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बेसिडियोमाइकोटा के जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से बन रहे थे। उसकी वजह से जो मोनोक्रियोटिक हाइफी बनती है, मोनोक्रियोटिक हाइफी को प्राइमरी माइसीलियम कहते हैं। फिर वो जो 2 मोनोक्रियोटिक हाइफीज़ होती हैं जो मेटिंग टाइप की होती है, उनकी कॉन्जुगेशन की वजह से जो एक डाइक्रियोटिक हाइफी बन जाती है, जिसके अंदर 2 डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होते हैं। वो जो 2 मेटिंग टाइप के हाइफी थे, उनके जो 2 न्यूक्लियस आपस में यूनाइट कर जाते हैं और वो एक डाइक्रियोटिक हाइफी बना लेते हैं, जिसके अंदर 2 डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होते हैं। वो सेकेंडरी माइसीलियम कहलाता था। ये दोनों माइसीलियम जो सिर्फ और सिर्फ बेसिडियोमाइकोटा के अंदर बनते थे। एस्कोमाइकोटा के अंदर जो स्पोर्स थे वो एसेक्सुअल से बनते थे, लिहाजा यहाँ पे प्राइमरी माइसीलियम नहीं थी। और यहाँ पे सेकेंडरी माइसीलियम भी इसीलिए नहीं थी। वैसे इसके अंदर भी डाइक्रियोटिक हाइफीज़ बन रही थी। जो उनका एस्कस था उसके अंदर इनिशियली डाइक्रियोटिक हाइफी होती है, 2 डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस पड़े हुए होते हैं, लेकिन वो फ़ौरन फ्यूज़ करके ज़ाइगोट बनाते हैं। थोड़ी देर बाद या कुछ
उसके बाद जो है फ्यूज़ करके ज़ाइगोट बना लेते हैं, जबकि इसके अंदर जो होती है वो डाइकैरियोटिक हाइफी रहती है और उसके अंदर फिर जो होती है वो मियोसिस होती थी और फिर इस तरह से वो फ्यूज़ होते थे, उसके बाद फिर मियोसिस होती थी और फिर उसके बेसिडियोस्पोर्स बनते थे और वो जाके फिर प्राइमरी माइसीलियम बनाते थे। तो ये जो दोनों माइसीलियम के कैरेक्टरिस्टिक, ये जो दोनों माइसीलियम बनने का प्रोसेस था वो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर हो रहा है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी। उसके बाद था फर्स्ट लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो जो लिविंग सेल की टर्म थी, सेल की जो टर्म थी वो भी फर्स्ट यूज़ की थी रॉबर्ट हुक ने, और जो फर्स्ट सेल था वो भी डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, ठीक है। उसके बाद था एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर, तो एनर्जी हमेशा चाहिए होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। डिफ्यूजन तो सिंपल जो है वो पैसिव, या फिर डिफ्यूजन जो सिंपल मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है टूवर्ड मतलब अपनी कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से, और फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो होती है वो इसी की एक टाइप होती है, पैसिव डिफ्यूजन की टाइप होती है। तो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक्टिव के लिए चाहिए होती है। उसके बाद था स्टेलोनिफेरस हाइफी इज़ फाउंड इन, तो ये वाली भी जो टर्म है ना, आपकी जो बुक है, मैं आपको बुक में दिखाती हूँ ये कहाँ है। आपकी बुक में जो ज़ाइगोमाइकोटा है ना, इसके अंदर कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इन्होंने जो डायग्राम बनाई है ना, इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे लेबलिंग में इन्होंने बताया जो राइजोपस स्टेलोनिफर होता है, ये इसकी जो हाइफीज़ होती है ना, इस तरह से इरेक्टेड हॉरिजॉन्टल हाइफीज़, उसको स्टेलोनिफरस हाइफी कहते हैं। तो यानी कि ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, ज़ाइगोमाइकोटा की जो एग्जांपल होती है राइजोपस स्टेलोनिफर, उसकी जो इरेक्टेड हाइफीज़ होती है जो बेसिकली स्पोरेंजियोफोर कहलाती है, जिसके जो कि अराइज हो रही होती है एक रीजन से जो कि इनका नॉट कहलाता है, ठीक है। उससे जो इनके स्टॉलिन का एक रीजन होता है नॉट, उससे अराइज हो रही होती है स्पोरेंजियोफोर, और फिर यहाँ से जो होती है इनके स्पोर्स वगैरह जो थे वो बन रहे होते थे। तो ये चीज़ आपकी बुक में गिवन है, ये आउट ऑफ द बुक नहीं थी, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेलोनिफरस हाइफी किसके अंदर होते हैं, राइजोपस के अंदर। उसके बाद हम अगले सवाल पे चलते हैं कि द रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज़ क्लोजर टू, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम था ऐसे ऐसे करके जो था, और ये न्यूक्लियस था, तो वो क्लोजर था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, ठीक है। ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास पड़ा हुआ होता है। इसके ऊपर क्यों था, क्योंकि इसके ऊपर जो थे वो रफ़ इसलिए था क्योंकि इसके ऊपर जो थे वो राइबोसोम्स थे, और जो यहाँ से जो डायरेक्शन आ रही थी न्यूक्लियस से इन द फॉर्म ऑफ mRNA, वो निकल के साइटोप्लाज्म के अंदर जाती है, और यहाँ पे जो राइबोसोम्स होते हैं वहाँ से प्रोटीन सिंथेसाइज कराना होता है। तो इस रीज़न की वजह से आपको याद होना चाहिए कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है वो नियर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद था द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज़, तो ये सारे जो होते हैं वो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें से फिजन और एंडोस्पोर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फिजन होती थी फेवरेबल कंडीशन में, एंडोस्पोर होती थी अनफेवरेबल कंडीशन में। कॉन्जुगेशन जो थी, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, एक टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है जिसकी एक किस्म थी कॉन्जुगेशन। तो जाहिर सी बात है मोस्ट कॉमन तो ये नहीं होगा। दूसरी बात ये कि जो ज़्यादातर बैक्टीरिया जाहिर सी बात है फेवरेबल कंडीशन के अंदर रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे। एंडोस्पोर तो अनफेवरेबल एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो एंडोस्पोर नहीं होगा, इसका आंसर होगा बाइनरी फिजन। उसके बाद था इन मॉर्निंग व्हेन सन राइजेस प्लांट्स, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या करता है प्लांट, या तो वो पंपिंग करता है वाटर की आउट ऑफ द गार्ड सेल, या पंपिंग करता है वाटर की इनटू द गार्ड सेल, या पूछ रहे हैं पंपिंग करता है पोटेशियम की इनटू द गार्ड सेल या आउट ऑफ द गार्ड सेल। अगर आपको जो है वो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा ये इस टर्म को थोड़ा सा समझना होगा कि पंपिंग का क्या मतलब है। देखिए पंपिंग जो होती है ना, उसका मतलब होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, यानी एनर्जी लगा के किसी चीज़ को सेल के अंदर लाना या सेल के बाहर ले जाना, वो पंपिंग होती है। तो एक बात आपने ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है कि प्लांट्स जो होते हैं वो कभी भी वाटर को एक्टिवली अपने अंदर नहीं लाएंगे। वाटर को लाने के लिए या वाटर को निकालने के लिए वो ऐसी चीज़ें पंप कर रहे होंगे इन या आउट, जिसकी वजह से वाटर का ग्रेडियंट बन जाए, या वाटर की ऑस्मोसिस हो जाए, या वाटर की एंड ऑस्मोसिस हो जाए। तो वाटर वाला ऑप्शन वैसे यहाँ पे इस वजह से रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि प्लांट कभी भी वाटर को लाने के लिए पंप नहीं करेगा, वाटर को पंप नहीं करता, बल्कि ऐसी कंडीशन डेवलप करता है जिसकी वजह से या तो एक्सॉस्मोसिस होती है या एंडोस्मोसिस होती है, यानी वाटर पैसिवली खुद अंदर आएगा। वाटर कभी पंप नहीं होगा, हमेशा पैसिवली आएगा, एक्टिवली नहीं आएगा। तो फिर सवाल आ जाता है कि कौन सा है, पोटेशियम अंदर आता है, पोटेशियम बाहर जाता है। तो आपने पढ़ा होगा जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की जो फैक्टर्स होते हैं उसमें से एक था पोटेशियम, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ था कि ड्यूरिंग डे लाइट, यानी जब सनराइज होता है, जब दिन का वक्त होता है, तब क्या होता है, तब प्लांट एक्टिवली पंप करता है पोटेशियम को इन द गार्ड सेल। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से, यानी यहाँ पे आंसर क्या होगा, पंपिंग ऑफ पोटेशियम आयन इन द गार्ड सेल, आउट ऑफ द गार्ड सेल वो रात में करता है। तो हुआ क्या था, पोटेशियम आयन की पंपिंग की वजह से जो है वो गार्ड सेल का जो होता है वो सॉलिड पोटेंशियल उसकी ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होती है इंक्रीज़ हो जाती है, यानी अंदर सॉलिड ज़्यादा हो जाते हैं और वाटर कम हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर पैसिवली नेचुरली जो होता है वो फ्लो इन करता है इन द गार्ड सेल। इसकी वजह से गार्ड सेल टर्जिड हो जाते थे और उसके स्टोमेटा ओपन हो जाते थे ताकि उसमें से ट्रांसपायरेशन होती रहे। ये सारा मैकेनिज्म था। तो अगर पंपिंग के बजाय यहाँ पे होता कि फ्लो ऑफ वाटर इन या एंड ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इन द गार्ड सेल, तो वो ऑप्शन भी सही था, पंपिंग नहीं होती वाटर की। उसके बाद
का जो डिफरेंस बिटवीन फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्योर वाटर एंड फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ सोल्यूशन इज नोन एज, तो ये इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है वाटर पोटेंशियल की, ठीक है। सॉल्यूट पोटेंशियल या फिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑलमोस्ट एक जैसी टर्म्स है। इसका मतलब होता है कि जो सॉल्यूट की कंसनट्रेशन होती है किसी सोल्यूशन के, सॉरी जो उसकी टेंडेंसी होती है, या ये कह लें हाँ जो उसकी कंसनट्रेशन होती है सॉल्यूट की किसी सॉल्यूशन के अंदर, जिसकी वजह से उसके पास एक कुव्वत आ जाती है कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकता है एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन, अगर बीच में ऐसी परमेबल मेम्ब्रेन हम लगा दें, ठीक है। आई होप मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। किसी को कोई मसला नहीं हुआ होगा, अभी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।